नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि कांग्रेस में शामिल लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए कि उनकी पार्टी का अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक दबदबा नहीं रहा है, जैसा कि पहले हुआ करता था। मुंबई तक से बात करते हुए पवार ने कहा कि एक समय था जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये वास्तविकता स्वीकार की जानी चाहिए। इसे स्वीकार करने की मानसिकता एक बार फिर से बाकी विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस की नजदीकी बढ़ाएगी। शरद पवार से जब पूछा गया कि जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट विपक्ष का चेहरा होंगी, तो कांग्रेस नेता कहते हैं कि उनके पास राहुल गांधी हैं। सभी दल, विशेष रूप से कांग्रेस के नेता, अपने नेतृत्व पर अलग रुख अपनाने को तैयार नहीं है। क्या ये अहंकार के कारण है? इसके जवाब में शरद पवार ने कांग्रेस की तुलना उत्तर प्रदेश के ऐसे जमींदारों से की जो अपनी अधिकांश जमीन खो चुके हैं और अपनी हवेली भी बचाने में सक्षम नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश के जमींदारों की कहानी सुनी थी। उनके पास बड़ी जमीनें व बड़ी हवेली हुआ करती थी, लेकिन भूमि हदबंदी कानून के कारण उनकी जमीनें हाथ से चली गईं। तो उनकी हवेलियां तो रहीं, लेकिन जमींदारों के पास उनके रखरखाव व मरम्मत की ताकत नहीं बची। हजारों एकड़ जमीन के बजाय उनके पास 10-20 एकड़ जमीन रह गई। लेकिन इसके बाद भी जब सुबह को ये जमींदार उठते हैं तो आसपास के हरे भरे खेतों की ओर देखकर कहते हैं ये सब जमीन उनकी है। हालांकि असल में वह कभी उनकी हुआ करती थी, अब उनकी नहीं रही हैं। विपक्ष ने राज्यसभा में हंगामे पर जांच पैनल गठित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लगता है कि कमेटी का गठन सांसदों को डराकर चुप कराने के लिए है। रिपोर्ट है कि विपक्ष के दूसरे दलों ने भी जांच कमेटी गठन का विरोध किया है। कमेटी गठन का यह प्रस्ताव उस मामले में है जिसमें संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा में हंगामा हुआ था और अमर्यादित व्यवहार की रिपोर्टें आई थीं। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद नारेबाजी कर रहे थे और उन्होंने कुछ कागजों को भी फाड़ दिया था। कुछ महिला सांसदों ने आरोप लगाया था कि राज्यसभा में उनके साथ पुरुष मार्शलों ने बदसलूकी की। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की पत्नी नीलम राणे और बेटे नीतीश राणे के खिलाफ पुणे पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से कुछ साल पहले लिए गए कर्ज की अदायगी न करने पर अदालत के आदेश पर यह कार्रवाई की है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का कहना है कि केंद्र सरकार से इजाजत मिलने के बाद ही पुणे की अदालत ने नीलम राणे और नीतीश राणे के खिलाफ ये सर्कुलर जारी किया है। मुंबई की आर्टलैंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी DHFL से 25 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत डेबोरा लियोन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अफगान कर्मचारियों को पिछले महीने तालिबान के सत्ता में आने के बाद से लगातार उत्पीड़न और धमकी का शिकार किया जा रहा है। लियोन्स ने कहा कि हम अपने राष्ट्रीय कर्मचारियों के खिलाफ उत्पीड़न और धमकी की बढ़ती घटनाओं से चिंतित हैं। हम अपने कर्मचारियों का समर्थन करने और उन्हें नुकसान से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना जारी रखेंगे। लियोन्स ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ऐसे अपना काम नहीं कर सकता है, वह काम जो अफगान लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर उनके कर्मियों को डराया धमकाया जाएगा, उनके जीवन को खतरा होगा और वे स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि तालिबान के हाथों से दूर रखने के लिए अफगानिस्तान के अरबों डॉलर को फ्रीज करना अनिवार्य रूप से एक गंभीर आर्थिक मंदी को जन्म देगा और लाखों और अफगानों को गरीबी और भूख में धकेल सकता है। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत डेबोरा लियोन ने कहा कि अफगानिस्तान में पैसे को तेजी से पहुंचाने के लिए एक रास्ता खोजने की जरूरत है, जिससे देश में अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से टूटने से बचाया जा सके और ये भी सुनिश्चित किया जा सके कि तालिबान द्वारा इसका दुरुपयोग ना हो। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से गुरुवार को 90 मिनट तक फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने उनकी जिम्मेदारी को लेकर चर्चा की ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिस्पर्धा संघर्ष में ना बदल जाए। बता दें, वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच संबंध दशकों से अपने सबसे निचले स्तर पर रहे हैं और जनवरी में बाइडेन के पदभार संभालने के बाद से ये नेताओं के बीच केवल दूसरी कॉल थी। व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने व्यापक रणनीतिक चर्चा की जिसमें उन क्षेत्रों पर बात की गई जहां हमारे हित मिलते हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बातचीत आर्थिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 पर केंद्रित थी।
भारत में एक दिन में 34,973 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 260 लोगों की जान गई है। वहीं केरल में एक दिन में 26,200 मामले दर्ज किए गए हैं और महाराष्ट्र में 4,912 मामले मिले हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।